प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र, डीन सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। विद्वान प्राध्यापक बंधुओं, प्रबुद्ध श्रोताओं, प्रिय विद्यार्थियों एवं इस कार्यक्रम में सहभागी सुधीजनों, मैं श्याम कार्तिक मिश्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आज पुनः दीनदयाल उपाध्याय ऑनलाइन व्याख्यानमाला 2020 के मंच से विकास का तृतीय मार्ग विषय पर आयोजित विशिष्ट व्याख्यान में सहभागिता हेतु आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। अपनी उपादेयता में वृद्धि के कारण हाल के वर्षों में यह विषय आज वैश्विक स्तर पर निरंतर विशेष चर्चा में है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री अंगस मेडिसन ने 2003 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विश्व विकास का इतिहास में यह बताया कि पिछले 2 सहस्राब्दियों में से पहले 1000 वर्ष तक भारत का विश्व जीडीपी में हिस्सा सर्वाधिक लगभग 1/3 था। इसके बाद के 700 वर्षों में वह चीन के बाद दूसरे स्थान पर था, लगभग 1/4 हिस्से के साथ। 18वीं शताब्दी में यूरोप में पूंजीवादी विचार के उद्भव, वैज्ञानिक आविष्कारों तथा प्रोटेस्टेंटिज्म के मिश्रण से निर्मित पूंजीवादी विकास मॉडल का जन्म तथा 19वीं शताब्दी में यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार के उर्वरक से प्राप्त शक्ति ने पूरे विश्व को बलपूर्वक यह मानने के लिए विवश किया कि सभी देशों के विकास का एकमात्र ग्राह्य मॉडल पूंजीवाद ही है। इस व्यवस्था में व्याप्त अवशोषण की त्रासदी से उपजे वैज्ञानिक मार्क्सवाद के विचार बीज ने 20वीं शताब्दी में पूंजीवाद को कठिन चुनौती देते हुए साम्यवादी व्यवस्था को जन्म दिया तथा उसको तीव्र गति से पुष्पित पल्लवित होने का अवसर भी दिया। लेकिन जिस अवशोषण की समस्या को लेकर साम्यवाद जन्मा था, उस समस्या का वह अंत नहीं कर सका। 90 के दशक में साम्यवाद का पुरोधा और ध्वजवाहक सोवियत रूस भी बिखर गया। इसे इतिहास का अंत कहा गया। वर्तमान सहस्राब्दी के प्रारंभ में ही अनेक महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थाओं ने यह माना कि विकास का कोई एक मॉडल पूरे विश्व के लिए कारगर नहीं हो सकता। प्रत्येक देश को अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपना विकास मॉडल बनाना चाहिए। यहाँ से आर्थिक विकास में गैर आर्थिक तत्वों जैसे देशज संस्कृति, नैतिकता आदि की भूमिका को महत्व मिला। नई सहस्राब्दी में आधे दर्जन से अधिक नोबेल पुरस्कार ऐसे अर्थशास्त्रियों को दिया गया जिनके शोध विषय अर्थ केंद्रित होने के साथ ही मानव केंद्रित भी रहे। आधुनिक विकास के प्रयास में निरंतर उलझते व टूटते जा रहे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के बीच के संबंधों का निराकरण पूंजीवाद और साम्यवाद के रास्तों से न मिल पाने के कारण मानव केंद्रित विकास के इस तृतीय मार्ग के अभ्युदय का रास्ता प्रशस्त होता हुआ दिख रहा है। भारत जैसे देश को नए वैश्विक परिवेश में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में दृढ़ विश्वास रखते हुए इससे अर्जित ज्ञान और चेतना का प्रयोग कर विकास के तृतीय मार्ग के संधान व चिंतन की शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक मार्ग दर्शन हेतु आज हम लोग प्रखर चिंतक और एकात्म मानव दर्शन एवं दीनदयाल उपाध्याय चिंतन के पुरोधा परमादरणीय डॉक्टर महेश शर्मा को सुनने का अवसर प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं माननीय डॉक्टर महेश जी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एकात्म मानववाद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ के इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर महेश शर्मा ने राजनीति शास्त्र में परास्नातक एवं राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधि प्राप्त किया है। आपका शोध विषय दीनदयाल उपाध्याय का राजनैतिक जीवन चरित्र, कर्तृत्व व विचार सरणी, भारत में दीनदयाल चिंतन को पीएचडी डिग्री हेतु चयन करने का मेरे विचार से प्रथम सफल प्रयास है। आप 1973 में प्राध्यापक की सेवा छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। 1983 से साप्ताहिक विश्व वार्ता व अपना देश स्तंभ नियमित रूप से भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में लिखते रहे। 1986 में दीनदयाल शोध संस्थान के सचिव पद पर आप आसीन हुए। आप ख्याति लब्ध शोध पत्रिका मंथन के संपादक हैं तथा 1986 से वार्षिक अखंड भारत स्मरणिका का भी संपादन कर रहे हैं। 1996 से 2000 तक राजस्थान से आप राज्यसभा सदस्य रहे। 2002 से 2004 तक नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष तथा 2006 से 2008 तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। 2008-9 में राजस्थान विकास एवं निवेश बोर्ड के आप अध्यक्ष रहे। 1999 से ही डॉक्टर शर्मा जी एकांत मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। 15 खंडों में प्रकाशित पंडित दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय के आप संपादक हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय चिंतन के लिए आपके मनसा वाचा कर्मणा समर्पण की
तथा अकादमिक जगत में इस विचार के पौधरोपण, पोषण और संरक्षण की अप्रतिम तथा कालजयी कृति है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, उत्कृष्ट राष्ट्रीय चिंतक, लेखक एवं प्रखर वक्ता परमादरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मंच से विकास का तृतीय मार्ग विषय पर विशेष व्याख्यान हेतु आमंत्रित कर मैं गौरवान्वित हूँ तथा व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा। श्याम कार्तिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के द्वारा जो गतिविधियां हो रही है, पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस व्याख्यानमाला में समागत सभी भाइयों और बहनों का मैं स्वागत करते हुए अपनी बात कहता हूं। आजकल तो ये बात नई सी है कि विकास का तीसरा रास्ता खोजना है। इस खोज में लोग लगे हुए हैं और आजकल थर्ड वे नाम से अनेक पुस्तकें भी आ रही है। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आजाद देश ने अपने विकास का रास्ता चुना, उस वक्त ही भारतवर्ष में यह बहस शुरू हो गई थी और इस बहस में वस्तुतः 3 रास्तों पर कम ही क्यों न हो पर चर्चा हुई। ये 3 रास्ते थे जिसकी चर्चा अभी श्याम कीर्ति जी ने अपने प्रस्तावना में की कि ऐतिहासिक कारणों में 2 घटनाएं महत्वपूर्ण थी। एक था यूरोप में औद्योगिक क्रांति का होना और दूसरा था यूरोप का एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवादी कब्जा होना। इस औपनिवेशीकरण और औद्योगिकरण की घटना ने पश्चिम में जो व्यवहार और विचार उत्पन्न किए, उसने दुनिया के सामने 2 रास्ते रखे। एक रास्ता था जो लेसेस-फेयर का था, जो बाजारवाद का था, जिसके पीछे व्यक्तिवादी अवधारणाएं थी, जिसने यह माना कि व्यक्ति की प्रतिभा, व्यक्ति का कर्म, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को मुक्त और आजाद कर दो। रूसो का वह प्रसिद्ध वाक्य सबने सुना ही है कि व्यक्ति जब उत्पन्न होता है तो आजाद होता है, पर अपने आप को सामाजिक बेड़ियों में बंधा हुआ पाता है। तो जो भी स्थिति थी पश्चिम की, यूरोप की, थियोक्रेसी के अनुभव के कारण उनको लगा कि समाज तो बेड़ियां है, व्यक्ति को आजाद और मुक्त होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति की प्रतिभा, व्यक्ति की अभिव्यक्ति, व्यक्ति का कर्म, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया और कहा गया वह शासन अच्छा शासन है जो कम से कम शासन करे। और इसमें से जो निकला व्यक्तिवाद का विस्तार बाजारवाद के रूप में हुआ और बाजारवाद ने जिस प्रकार की सामाजिकता उत्पन्न की वह मानवता के लिए भयावह थी और इसलिए उसके खिलाफ विद्रोह हुआ और विद्रोही जो बने उन्होंने कहा व्यक्तिवाद विषैला है, बुरा है, इसलिए हमको तो समाजवादी होना चाहिए। वह शासन कमजोर है जो कम से कम शासन करता है, हमको तो सर्वहारा की तानाशाही चाहिए।
तो एक रास्ता है बाजारवाद का और दूसरा रास्ता है सरकारवाद का। ये बाजारवाद और सरकारवाद के लंबे रास्ते जिस प्रकार आगे बढ़े उसमें न तो व्यक्तिवादी पूरे तौर पर व्यक्तिवादी रह पाए और न समाजवादी पूरे तौर पर सरकारवादी रह पाए। व्यक्तिवाद में लेसेस फेयर छोड़ दिया और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार कर लिया। वेलफेयर स्टेट को स्वीकार कर कर व्यक्तिवादी व्यवस्थाओं का सामाजिकरण हुआ और सरकारवादी साम्यवादी व्यवस्थाएं जनवादी बन गई। जनवादी बनने से उनको व्यक्तिगत प्रेरणा की सुरक्षा की चिंता हुई और यह सब करते हुए स्थिति ऐसी आई कि साम्यवाद के यानी सरकारवाद के सारे प्रयोग चाहे रूस में हुए, चाहे चीन में हुए, चाहे क्यूबा में हुए, सारे ही प्रयोग एक प्रकार से विफल घोषित हुए। आज भी समाजवाद की बात करने वाले लोग हैं पर व्यवस्था और अवधारणा के रूप में उसका वैफल्य यह विश्व स्वीकृत हो गया। उसी प्रकार जो बाजारवाद है, बाजारवाद ने अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं, उसका रास्ता अपनाया पर 2 दशकों में वो भी विफल हो गया और आज पश्चिम की पूंजीवादी व्यवस्था न तो अपने यहां विषमता रोक पा रही है, न अपनी आने वाली संततियों को रोजगार दे पा रही है और न ही अपनी प्रकृति का संरक्षण कर पा रही है तथा न ही सामाजिक संस्थाओं को पोषित कर पा रही है। और इसलिए बाजारवाद और सरकारवाद ये दोनों रास्ते अब लगभग बंद हो गए और लोगों को लगता है कि हाँ डेवलपमेंट चाहिए और एक शब्द प्रयोग होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, वह डेवलपमेंट जिसको हम सस्टेन कर सकें। और सरकार और बाजार ने जो विकास के प्रारूप दिए हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, वह संपूर्ण मानवता के लिए हितकारी भी नहीं है। और पश्चिमी औद्योगिकरण जो औद्योगिक क्रांति से हुआ उसके कारण मजबूरी हो गई है, हर अर्थव्यवस्था की मजबूरी हो गई है कि वह जिंदा रहने के लिए दुनिया भर में बाजार खोजे। दुनिया भर में वो बाजार नहीं खोजेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। दुनिया भर में बाजार खोजना उनकी मजबूरी है और इसलिए साम्राज्यवाद के नए नए प्रारूप उत्पन्न करने की वे कोशिश करते रहते हैं। यदि वे बाजार न खोजे तो वे मर जाएंगे और जब वो बाजार खोजते हैं तो दूसरों के बाजारों को नष्ट करते हैं, दूसरों की अर्थव्यवस्था को परावलंबी बनाते हैं, दूसरों की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करते हैं। और दूसरों की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना और अपनी अर्थव्यवस्था को पोषित करना, इसको लोग लेजिटिमाइज करते हैं, इसको कंपटीशन कहते हैं। तो यह रास्ता अमानवीय है। सरकारवाद बाजारवाद दोनों ही रास्ते अमानवीय है। न तो समाज बाजार का गुलाम हो सकता है, न समाज सरकार का गुलाम हो सकता है। समाज को तो अपना स्वातंत्र चाहिए और इसलिए जब 1947 के बाद भारत अपने विकास का रास्ता खोज रहा था तब भी एक तीसरा रास्ता भारत में था और वह तीसरा रास्ता था गांधी का रास्ता। गांधी जी ने कोई अर्थव्यवस्था का
अर्थशास्त्रीय ढांचा नहीं दिया। उन्होंने कोई समाजवाद और व्यक्तिवाद की अर्थशास्त्रीय व्याख्याएं भी नहीं की, पर उन्होंने कुछ मोटी मोटी बातें कही जिनको हम कह सकते हैं कि वो भारतीय विचार है। और इसलिए गांधी जी ने पाश्चात्य विचारों को और संस्कृति को शैतानी संस्कृति कहा। ये बाजारवाद और सरकारवाद दोनों ही शैतानी संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, और इसलिए भारत की जो देवत्व की संस्कृति है उसको उन्होंने ग्राम स्वराज्य के रूप में कहा, उसको उन्होंने राम राज्य के रूप में कहा, उसको उन्होंने स्वदेशी के रूप में कहा। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद जो भारत के नियंता बने उनको गांधी के विचार में आस्था नहीं थी। महात्मा गांधी और जवाहरलाल जी का पत्र व्यवहार पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि जवाहरलाल जी को गांधी जी की अर्थव्यवस्था में आस्था नहीं थी, और वो इस बात से भी सहमत नहीं थे कि बापू पाश्चात्य व्यवस्थाओं का जो विरोध करते हैं वो कहते थे ये अतिवादी है, और उसमें जो दोष है वो तो पूंजीवाद के कारण है, साम्राज्यवाद के कारण है। हम साम्राज्यवाद और पूंजीवाद दोनों का निषेध करते हुए समाजवाद लाएंगे, और इसलिए एक नया नाम दिया गया और वह नाम था लोकतांत्रिक समाजवाद। दुनिया को लोकतंत्र व्यक्तिवाद ने दिया है और दुनिया को समाजवाद साम्यवाद ने दिया है। इन दोनों को मिलाकर के हमने कहा हम होंगे लोकतांत्रिक समाजवादी। तो जो दो रास्ते थे उन दो रास्तों में हम उलझे, और गांधी जिस तीसरे रास्ते की बात करते थे उस रास्ते को हमने नकार दिया। न हमने कुमारप्पा की सुना, न हमने विनोबा को माना, और हम रूस की नकल करके पंचवर्षीय योजनाओं पर चले गए। इसी समय इस तीसरे रास्ते को दार्शनिक अवधारणाओं के साथ, आर्थिक विश्लेषणों के साथ जिस महापुरुष ने भारत में प्रस्तुत किया उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल जी ने 1958 में 2 पुस्तकें लिखी। उसको आप पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि दीनदयाल उपाध्याय तीसरा रास्ता बताते हैं, और उस तीसरे रास्ते का उन्होंने जो नाम दिया है वो एकात्म मानववाद है। अभी इस भाषण में समय की सीमा है इसलिए पूरी बात मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो अध्यापक और विद्यार्थी इसको समझना चाहते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय जो 15 खंडों में है उसके 2 खंड है। एक है खंड 5, ये खंड 5 है, और दूसरा है खंड 6, ये खंड 6 है। इन दोनों को पढ़िएगा। इन दोनों का विषय वस्तु ये तीसरा मार्ग है, एकात्म मानववाद है। पंचवर्षीय योजनाओं की दीनदयाल जी ने समीक्षा की है। इन पुस्तकों की भूमिका में योजनाओं की समीक्षा डॉक्टर भजनलाल जी गुप्त ने की है, और जब यह लिखी गई उस वक्त की समीक्षा डॉक्टर भाई महावीर ने की है। योजना आयोग के अध्यक्ष थे श्रीमन नारायण, उन्होंने पत्र लिखा है कि योजनाओं की ऐसी समीक्षा मैंने अन्यत्र कहीं पढ़ी नहीं। क्या समीक्षा करते हैं दीनदयाल जी? वो समीक्षा करते हैं कि ये जो रास्ता हम चुन रहे हैं, जो रूस से की नकल करता है, जो अमेरिका से प्रभावित होना चाहता है, यह रास्ता इन आर्थिक कारणों से गलत है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो हमने घोषणा की योजना के भीतर
कि इस योजना का लक्ष्य है समाजवादी समाज की स्थापना करना। दीनदयाल जी ने कहा कि यह न केवल अनार्थिक है, यह सांस्कृतिक रूप से घातक है, यह सामाजिक रूप से बुरा है। और उन्होंने आर्थिक आंकड़ों के साथ उसकी समीक्षा की और साथ ही एक दूसरी पुस्तक लिखी जो विवेचनात्मक है और अवधारणात्मक है। उस पुस्तक का नाम है भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा। दीनदयाल उपाध्याय विकास का मॉडल प्रस्तुत नहीं करते हैं। वो कहते हैं मॉडल हमेशा तात्कालिक होते हैं, कोई भी मॉडल सर्वकालिक नहीं होता। जो सर्वकालिक होती है वो दिशा होती है, वह सिद्धांत होता है, वह अवधारणा होती है। और इसलिए उन्होंने संपूर्णता से बात की और उन्होंने कहा पश्चिम के औद्योगिकरण ने अपनी जरूरत के लिए उत्पादन, इस सिद्धांत का उल्लंघन किया। औद्योगिकरण ने इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की जिसके जो माल उगलती थी उस उगले हुए माल को खाने की ताकत यूरोप की जनसंख्या में नहीं थी, और उस माल को उगलने के लिए कच्चा माल चाहिए, उस कच्चे माल की आपूर्ति की ताकत यूरोप की धरती में नहीं थी। अपनी धरती के उत्पादन की क्षमता से ज्यादा उत्पादन और अपनी जनता के उपभोग की क्षमता से ज्यादा उत्पादन, इसने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। और दीनदयाल जी कहते हैं इस औद्योगिकरण की जो जो नकल करेगा उसे साम्राज्यवादी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इतने उत्पादन करेगा कि जो जिस उत्पादन की उसकी जनता खपत ही नहीं कर सकती, तो उसे बाजार खोजना ही पड़ेगा। और जब बाजार खोजेगा तो उसे उन दूसरों की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना ही पड़ेगा। यह इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में बाजारवादी और समाजवादी जो औद्योगिकरण पद्धति है, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में इनबिल्ट है। ये दोनों रास्ते पर से विरोधी जरूर है, लेकिन ये दोनों रास्ते नितांत भौतिकवादी है। ये समाज की सांस्कृतिक अस्मिता, आध्यात्मिकता को स्वीकार ही नहीं करते। इसलिए मानवता को पीड़ित करने में इनको दर्द ही नहीं होता, दूसरे देशों का शोषण करने में इन्हें दर्द नहीं होता, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को चौपट करने में इन्हें दर्द नहीं होता, इनमें संवेदना नहीं होती, क्योंकि संवेदना तत्व आध्यात्मिक है। भौतिकता से संवेदनाओं को नहीं समझा जा सकता। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि गांधी सही कहते हैं, ये शैतानी संस्कृति है, हमें इसका अनुगमन नहीं करना चाहिए। और उस वक्त जो बात कही गई कि व्यक्तिवादी भी नहीं बनेंगे, समाजवादी भी नहीं बनेंगे, तो हम कौन से वादी बनेंगे? तो तब दीनदयाल उपाध्याय ने कहा हम एकात्मवादी बनेंगे, हम एकात्म मानववादी बनेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, दीनदयाल जी कहते हैं कि ये जो पश्चिम ने नेशन स्टेट पैदा किया है, ये नेशन स्टेट स्वभाव से केंद्रीकरणवादी है। हमें नेशन स्टेट की जो उत्पत्ति है उसको समझना चाहिए और उसने जो दुनिया को दिया है उसका आकलन करना चाहिए। तो नेशन स्टेट ने अपनी उत्पत्ति के प्रथम चरण में दुनिया को उपनिवेशवाद दिया और द्वितीय चरण में 2 महायुद्ध दिए और तृतीय चरण में ग्लोबलाइजेशन दे रहा है।
दीनदयाल जी कहते हैं हमें पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म की जगह जियो कल्चरल नेशनलिज्म स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है, इसे अनावश्यक रूप से पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसे अनावश्यक रूप से आर्थिक अवधारणाओं से मंडित नहीं करना चाहिए। क्यों? दीनदयाल जी कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था को स्वस्थ होने के लिए दो चीजें जरूरी है, दो बातें जरूरी है, और वे दो बातें हैं, पहला है स्वदेशी और दूसरा है विकेंद्रीकरण। स्वदेशी का भारत में आजादी के आंदोलन से संबंध है, पर दीनदयाल जी जब बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की तो वह आजादी के आंदोलन स्वदेशी की ही बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर देश स्वावलंबी होना चाहिए, हर देश समृद्ध होना चाहिए, अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे देश को लूटने वाली नहीं, एक दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को पोषित करने वाली हो। इसके लिए आवश्यक है भारत में जो स्वदेशी का मॉडल रहा है, जिसकी चर्चा अभी श्याम कार्तिक जी ने की थी कि भारत की जीडीपी 17वीं-18वीं शताब्दी में कैसी थी, तो ये कौन सा मॉडल है जिसने विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी भारत को दी? वह कौन सा मॉडल है जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया? वह कौन सा मॉडल है जिसके कारण से भारत की भाषाओं में बेरोजगारी शब्द नहीं है? बेरोजगारी शब्द पर्शियन है, अनएम्प्लॉयमेंट अंग्रेजी है। भारतीय भाषाओं का कौन सा शब्द है? कोई शब्द ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस अवस्था की भारतीय समाज कल्पना ही नहीं करता है। इसलिए स्वावलंबन, आर्थिक स्वावलंबन की शुरुआत परिवार से होती है। स्वावलंबी परिवार, स्वावलंबी ग्राम, स्वावलंबी जनपद और स्वावलंबी देश, उसके आधार पर स्वावलंबी विश्व। तो स्वावलंबी परिवार, स्वावलंबी ग्राम, स्वावलंबी जनपद, स्वावलंबी देश और स्वावलंबी विश्व होना चाहिए। यह स्वावलंबन कैसे होता है? स्वावलंबन का मतलब एक्सक्लूशन नहीं है। स्वावलंबन का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को परावलंबी बनाएंगे। स्वावलंबन का मतलब है कि आप इतना उत्पादन कीजिए जिससे आपकी अर्थव्यवस्था निर्यात क्षम बने। निर्यातवादी नहीं। निर्यातवादी अर्थव्यवस्थाएं दूसरों की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करती हैं। तो दीनदयाल जी कहते हैं हमें निर्यातवादी अर्थव्यवस्था नहीं बनना है, हमें निर्यात क्षम अर्थव्यवस्था बनना है। और निर्यात क्षम का मतलब है कि जितना हम आयात करते हैं उसके अनुपात में हम निर्यात कर सके। आयात ज्यादा और निर्यात कम तो आप परावलंबी बन जाएंगे। यदि आयात ज्यादा है और निर्यात नहीं है तो आप परावलंबी बन जाएंगे। इसलिए आयात और निर्यात का संतुलन चाहिए। स्वावलंबन के लिए जरूरी है कि आपकी अर्थव्यवस्था निर्यात क्षम हो, आपकी अर्थव्यवस्था आयात को सह सकने वाली हो। इसलिए स्वदेशी का मतलब है कि आर्थिक जो यूनिट है कोई, उस आर्थिक यूनिट के लिए आर्थिक मॉडल, यह उसकी जो अपना परिवेश है प्रकृति का, उस प्रकृति के परिवेश से तय होता है मॉडल। ये वाशिंगटन या दिल्ली में या मॉस्को में बैठ के तय नहीं किया जा सकता।
तो राजस्थान का जिला बाड़मेर जैसलमेर है, जहां जल का अभाव है, वहां के विकास का मॉडल और आसाम बंगाल के विकास का मॉडल एक सा नहीं हो सकता। समुद्र के किनारे का विकास का मॉडल और हिमालय का विकास का मॉडल एक सा नहीं हो सकता। तो इसलिए स्वदेशी के बारे में अभी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा नारा दिया एक प्रकार से, लोकल के लिए वोकल। जो आपकी लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी को रिप्रेजेंट करने वाली आपकी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। लोकेलिटी की स्थितियों को का उल्लंघन करने वाली अर्थव्यवस्था ये अच्छी नहीं होगी। इसलिए आर्थिक यूनिट, द बेसिक इकोनॉमिक यूनिट, विच यूनिट इज बेसिक? तो दीनदयाल जी कहते हैं द बेसिक यूनिट इज फैमिली, स्वावलंबी परिवार। स्वावलंबी परिवार उत्पादन क्षम होगा, स्वावलंबी परिवार सेवाकर्मी होगा, स्वावलंबी परिवार शिल्पी होगा। स्वावलंबी परिवार शिल्पी होगा, स्वावलंबी परिवार सेवाकर्मी होगा, स्वावलंबी परिवार उत्पादक होगा, और इसलिए इस परिवार में कोई बेरोजगार पैदा नहीं होगा। स्वावलंबी परिवार मिलकर के स्वावलंबी ग्राम बनाएंगे, स्वावलंबी ग्राम मिलकर के स्वावलंबी जनपद बनाएंगे, स्वावलंबी जनपद स्वावलंबी देश बनाएंगे, और स्वावलंबी देश स्वावलंबी विश्व बनाएंगे। यह है विकेंद्रीकरण। दीनदयाल जी कहते हैं अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का पहला मंत्र है स्वदेशी और दूसरा मंत्र है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो सहभागिता है, वह सहभागिता प्रत्येक जन की होनी चाहिए। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड हैव ए पार्टिसिपेटरी रोल इन द नेशनल इकोनॉमी। यह कैसे होगा? तो जब विषमता होगी, हो सकता है कि आपका देश बहुत निर्यात करता है, लेकिन उस निर्यात के लिए कारण क्या है कि 10-20 फैक्ट्रियां हैं तो बहुत माल पैदा करती है, और 10-20 निर्यातक है तो बहुत निर्यात करते हैं। तो आपका देश गरीब रह सकता है, आम आदमी गरीब रह सकता है, और थोड़े से लोग धनवान बनकर के आयात निर्यात संतुलन कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब है मास पार्टिसिपेशन। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज सेंटर, और इस सेंटर की चिंता करने वाला है परिवार। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि हमें एक पंचवर्षीय योजना ऐसी बनानी चाहिए जिसका लक्ष्य हो भारत में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और रोजगार का मतलब नौकरी, यह भी गलत है। दीनदयाल जी कहते हैं परमात्मा ने, प्रकृति ने हर इंडिविजुअल को क्रिएटिविटी दी है। हर इंडिविजुअल के पास सृजन की क्षमता है। उस सृजन की क्षमता को पहचानना समाज का काम है। उसकी सृजन क्षमता को तराशना शिक्षा का काम है, और अर्थव्यवस्था का काम है उसकी सृजन क्षमता को अवसर देना। यदि उसकी सृजन क्षमता को अवसर नहीं देती है व्यवस्था, तो दीनदयाल जी कहते हैं यह व्यवस्था चाहे राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक हो, पर यह व्यवस्था आर्थिक रूप से अलोकतांत्रिक है। और इसलिए वो अवधारणा देते हैं, और वो अवधारणा है आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा। वो कहते हैं कि जिस तरह से राजनैतिक लोकतंत्र का निकष यानी पैमाना
जिस तरह से राजनीतिक लोकतंत्र का निकष हर वयस्क को मताधिकार है, वैसे ही आर्थिक लोकतंत्र का निकष हर वयस्क को कार्यावसर है। जो व्यवस्था अपने समाज के वयस्कों के कार्यावसर को छीनती है, तो व्यवस्था कितनी भी लुभावनी क्यों न हो, उसका आंकड़ा कितना बड़ा क्यों न हो, चाहे वह जीडीपी बढ़ाने वाली क्यों न हो, वह अग्राह्य है, वह स्वीकार्य नहीं हो सकती। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि ये जो पश्चिम ने बहुत सी कृत्रिम चीज छोड़ी है, उन्होंने कहा कि अभी आर्थिक क्षेत्र में डिवीजन किया हुआ है, दो सेक्टर है, एक सेक्टर है पब्लिक सेक्टर, दूसरा सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर। दीनदयाल जी इसकी बहुत आलोचना करते हैं कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। कोई भी उद्योग है, कोई भी स्कूल है, कोई भी अस्पताल है, ये निजी और पब्लिक क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है। विद्यालय को विद्यालय होना चाहिए, उद्योग को उद्योग होना चाहिए, फैक्ट्री को फैक्ट्री होना चाहिए। और इसलिए कहा भारतवर्ष ने इसका अनुभव किया है और प्रयोग किया है, सफल प्रयोग किया है। और वो प्रयोग ये है कि आज भी भारत में तो सबसे बड़ा सेक्टर है वो न तो प्राइवेट सेक्टर है न पब्लिक सेक्टर है, इसको नाम दिया गया हमारे इकोनॉमिस्टों द्वारा, वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आजकल इनफॉर्मल भी बोलते हैं। दीनदयाल जी कहते हैं भारत की इस आर्थिकी को अनऑर्गेनाइज्ड कहना, इसका अपमान करना है। यह अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, यह स्वरोजगार का क्षेत्र है। भारत की कृषि स्वरोजगार का क्षेत्र है, भारत का व्यापार स्वरोजगार का क्षेत्र है, भारत का शिल्प स्वरोजगार का क्षेत्र है, भारत का नाई, दर्जी, मोची, लोहार, कुम्हार, कचार, ये सब स्वरोजगार के क्षेत्र है। इन स्वरोजगार के क्षेत्रों को नष्ट करके केंद्रीकृतवादी अर्थव्यवस्थाएं उत्पादनों को हड़प लेती है और बेरोजगारियां उत्पन्न करती है। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि जो स्वरोजगार का क्षेत्र है, इसको राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित करो और ये जो कृत्रिम सेक्टर बनाए हैं, इन सेक्टर को समाप्त कर दो। ये करने के लिए जो आपको दृष्टि चाहिए, वह दृष्टि एकात्मकता की दृष्टि। आप जब किसी से स्पर्धा करते हैं तो आप एकात्म नहीं है, आप एक द्वैत, दो चाहिए। संघर्ष करते हैं तो फिर दो चाहिए। यदि आप एकात्म है, यदि आपका शरीर एकात्म है, तो शरीर, पैर में और हाथ में कोई कंपटीशन नहीं होता, पूरकता होती है परस्पर। तो परस्पर पूरकता प्रकृति का संदेश है, परस्पर एकात्मता प्रकृति का संदेश है। प्रकृति से उतना ही लीजिए जितना प्रकृति अपने आप को वापस दे सके, जिसको प्रकृति रिन्यू कर सके। जिसको प्रकृति रिन्यू नहीं कर सकते, वैसे उतना प्रकृति से मत लीजिए। प्रकृति के साथ हम प्रकृति के हिस्सा है ये मानकर चलिए, प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं करना है। वी आर पार्ट ऑफ नेचर। और इसलिए व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेचर एंड ऑलमाइटी, इन चारों की एकात्मता में से निकलने वाली अर्थव्यवस्था, यह वस्तुतः तीसरा रास्ता है। न केवल तीसरा रास्ता है, यह एकमेव रास्ता है। और इसलिए इसके आधार पर अर्थव्यवस्था की रचना होनी चाहिए। इसके आधार पर न केवल अर्थव्यवस्था की, तो संपूर्ण मानव व्यवस्था की व्यवस्था होनी चाहिए। आज मानवता राष्ट्र राज्यों में जिस प्रकार बांट दी गई है, वह अमानवीय है। भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयताओं का एक एकात्म विश्व चाहिए।
भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयताओं का एकात्म विश्व, एकात्म अर्थव्यवस्था का नियामक बनेगा। और यह करने के लिए हमें अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक इन अवधारणाओं को अमेंड करने की आवश्यकता है। इसके लिए समग्रता से सोचने की आवश्यकता है। यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं है, क्योंकि मानव केवल आर्थिक नहीं है। यह दुर्घटना हो गई जब लोगों ने मानव को एक आर्थिक प्राणी मान लिया और आर्थिक प्राणी मानकर उसको प्राकृतिक संसाधन और ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन के रूप में पकड़ लिया। यह जीवित प्राणी और यह प्रकृति के साथ अपनी एकात्मता को महसूस कर सकता है। पेड़ के साथ, पौधे के साथ, पत्ते के साथ, जीव के साथ, जंतु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भारत की संस्कृति ने सब कुछ सिखाया है। और इसमें से निकलने वाली अर्थव्यवस्था ने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया है। तो आज मानवता के हित के लिए इसकी जरूरत है कि भारत की संतानें फिर से वे एकात्मतावादी प्रयोग करें। उन प्रयोगों में से जो रास्ता निकले वह रास्ता उनको भी सुझाएं जो पिछले 400 साल से बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। यह संघर्षवादी, यह स्पर्धावादी, यह द्वैतवादी, यह विखंडनवादी व्यवस्था मानव के हितकारी नहीं है। उसके लिए एकात्मतावादी, एकात्म संस्कृति, एकात्म सामाजिकता, एकात्म आर्थिकी, एकात्म राजनीति की जरूरत है, क्योंकि मानव एकात्म है। मैं समझता हूं अपने समय की सीमा में मुझे अपनी बात यहाँ पूरी करनी चाहिए। आप में से कोई मुझसे पूछेंगे, बात करेंगे तो बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो मेरी बात समाप्त। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरह से सामान्य रूप से आप जिस तरह से इतनी बड़ी बात अपने सामान्य भाषा में और बिल्कुल प्रवाह से, सहज प्रवाह से लोगों तक पहुंचाते हैं, वो हमेशा प्रशंसनीय रहता है, अभी है उसी रूप में। कुछ प्रश्न पूछा गया है। एक प्रोफेसर मनोज मिश्र जी हैं। प्रोफेसर मनोज मिश्र जी ने एक प्रश्न यह किया है कि नेहरू का वैज्ञानिक मानववाद और दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद, क्या दोनों ही विचारों के केंद्र में मानव ही है? क्योंकि सुनने से तो यही लगता है कि तो कृपया इस भ्रम को दूर करने का करें। जवाहरलाल जी द्वारा वैज्ञानिक मानववाद नाम पर कुछ लिखा गया है, मैंने पढ़ा नहीं। सही। जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते थे, वो रैशनलाइजेशन की बात करते थे, और इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात वो कोई जवाहरलाल जी ने कही ऐसा ही नहीं है, ये संपूर्ण पाश्चात्य जगत की बात है। और इसलिए वहां पर ये बात इसलिए आई कि वहां पर रिलीजन वर्सेस साइंस, तो रिलीजियस विजन और साइंटिफिक टेम्पर, इसकी एक लड़ाई पश्चिम में है। जवाहरलाल जी उससे प्रभावित थे और इसलिए वो भारतवर्ष में भी साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक विजन की बात करते थे। यह बात इस माने में अच्छी है कि अनेक प्रकार के अंधविश्वास, अनेक प्रकार की अध्ययन रहित परंपराएं ये समाज में व्याप्त हुई थी, आज भी है। उनसे लड़ने के लिए एक रास्ता वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी है, लेकिन वह अधूरा है क्योंकि विज्ञान भौतिकतावादी। दीनदयाल जी भौतिकता आध्यात्मिकता को अलग अलग नहीं करते हैं, और एकात्म मानव दर्शन एक पूरी फिलॉसफी है जिसको उन्होंने लिखा भी है और बोला भी है। जबकि जवाहरलाल जी के साहित्य में मैंने इस प्रकार की कोई चीज पढ़ी नहीं है, तो बताइए, मैं पढ़ूंगा। जी सर, एक प्रश्न इन्हीं का एक और प्रश्न है कि दीनदयाल जी ने क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मार्जिनलाइज क्लास के समाज के साथ समावेश करने के लिए, समावेशी समाज के साथ बनाने के लिए कुछ अलग से विचार प्रस्तुत किया है?
दीनदयाल जी समग्रतावादी हैं, इसलिए वो स्त्री पुरुष, ये जाति वो जाति, इसके बारे में अलग अलग बातें नहीं करते हैं, पर यथा प्रसंग उन्होंने बातें कही है। जैसे समाज का जो हिस्सा वंचित रह गया ऐतिहासिक कारणों से, उनके लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे, इसलिए वो आरक्षण के समर्थक थे। और जब आरक्षण कानून बने भी नहीं थे, तब उन्होंने भारतीय जनसंघ की जो मंडल समिति है, उस मंडल समिति के गठन के लिए महिलाएं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके लिए 4 स्थान आरक्षित किए। तो भारतीय जनसंघ पहली पार्टी है जिसने अपनी पार्टी के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। तो दीनदयाल जी ये मानते हैं कि जो भारत का वंचित वर्ग है, ये वंचित वर्ग सामाजिक विकृतियों और साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का परिणाम है। तो हमें सामाजिक विकृतियों को संस्कृति से जीतना चाहिए और साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को स्वदेशी से जीतना चाहिए। दीनदयाल जी इसकी बात करते हैं। दीनदयाल जी समाधान की बात करते हैं, समस्याओं की बहुत चर्चा नहीं करते। डॉक्टर अनामिका चौधरी लखनऊ से हैं, तो इनका प्रश्न है कि हाउ इज इट पॉसिबल टू कीप बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट? बिटवीन एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आपने कहा ना कि आयात निर्यात के बीच संतुलन रखना चाहिए, तभी इसका अवलंबन संभव है। तो ये कहते हैं कि मतलब किसी न किसी कारण से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच असंतुलन होता ही है, तो कैसे संभव है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल्कुल संतुलित रहे? इस असंतुलन का कारण केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण में पता ही नहीं लगता है, केंद्रीकरण में पता ही नहीं लगता है। और इसलिए जब आप व्यवस्था और नियमन करते हैं तो आपको पता न लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए भारत, जब मैंने कहा कि इकोनॉमिक यूनिट फैमिली परिवार होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, और यदि यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था रहेगी तो ऐसा अंधेरा नहीं रहेगा। आपको ध्यान रहेगा कि किस चीज का उत्पादन हमें बढ़ाना चाहिए और किस चीज के उत्पादन को कम कर देना चाहिए, कौन सी चीज हमारी जरूरत की है, कौन सी चीज जरूरत की नहीं है। इसकी व्यवस्था भारतवर्ष के ग्राम सहजता से करते आए हैं, पहले आगे भी कर सकते हैं, पर अब तो वैज्ञानिक युग हो गया, बहुत साधन है हमारे पास, इसलिए उन साधनों से हम बिल्कुल पता कर सकते हैं कि हमको किन किन चीजों के आयातों की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से निर्यात हम कर सकते हैं। और ये पता करने का मतलब तो नियमन और नियोजन है। यदि ये न करना हो तो नियमन नियोजन का मतलब क्या होता है? जी, और डॉक्टर निशा पांडे हैं, ये चेयर पे ही पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं और एकात्म मानववाद पे उनका रिसर्च भी हो रहा है। तो इनका प्रश्न है कि एकात्म मानववाद का आर्थिक नीति के रूप में अनुप्रयोग कैसे संभव है, क्योंकि जो नीतियां बनती हैं उस सिद्धांत को आगे चल के मॉडल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर उस मॉडल को फिर पॉलिसी के रूप में ले जाते हैं। तो इस तरह का आगे इस पर काम शायद नहीं हो पाया है जिससे कि नीति निर्धारण और निर्माण हो सके इसके आधार पे। सही है, इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि मॉडल हमेशा तात्कालिक होते हैं, कोई भी मॉडल सर्वकालिक नहीं होगा। एकात्म अर्थनीति के नाम पर जो मॉडल बनेगा वो भी सर्वकालिक नहीं होगा। 10-20 साल के बाद वो कालबाह्य हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को उसे फिर से बनाना पड़ेगा। इसलिए मूल सिद्धांतों की बात ध्यान करने की जरूरत है, और मूल सिद्धांत है स्वदेशी, यानी आसपास के परिवेश संसाधन इसके हिसाब से नियोजन होना चाहिए, और विकेंद्रीकरण यानी पार्टिसिपेशन, फुल पार्टिसिपेशन, अधिकतम सहभागिता और अपने परिवेश और परिसर की संसाधनों की का अधिष्ठान, इसके आधार पर हर युग में नई नीति बनेगी, वह एकात्म ही कहलाएगी। आज की स्थिति में जो बनेगी 10 साल बाद वो कालबाह्य हो जाएगी, 10 साल बाद जो बनेगी वो 10 साल बाद कालबाह्य हो जाएगा।
क्योंकि स्थितियां परिवर्तनशील रहती है। सिद्धांत स्थिर होते हैं, स्थितियां परिवर्तनशील रहती है। तो स्थिर सिद्धांतों के प्रकाश में परिवर्तनशील परिस्थितियों में काम करना चाहिए। तो दीनदयाल जी कहते हैं, स्वदेशी को युगानुकूल व विदेशी को स्वदेशानुकूल बनाकर अपनाइए। तो कोई चीज स्वदेशी है, इस कारण से वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। स्वदेशी को युग के तर्क के साथ होना चाहिए। कोई चीज कल तक हम करते आ रहे थे, इसलिए आज क्यों नहीं करेंगे, ये उचित तर्क नहीं है। और वैसे कोई चीज विदेशी है तो इसलिए वो अग्राह्य नहीं हो जाती। विदेशी है, वो स्वदेशानुकूल है, तो उसको क्यों नहीं लेंगे। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि किसी प्रकार के डोगमा की जरूरत नहीं है, खुले दिमाग से व्यवस्थाएं करनी चाहिए, विमर्श पूर्वक करनी चाहिए। हमें क्या चाहिए यह हमें ठीक पता होना चाहिए। अभी हमें यह ठीक पता नहीं है, हम जीडीपी के पीछे पड़े हुए हैं। भारतवर्ष अपनी जीडीपी बढ़ाकर भी गरीब और विषम देश रह सकता है, और जीडीपी घटाकर भी अमीर बन सकता है। इसलिए निर्भर करता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में कितने लोगों का पार्टिसिपेशन है। जब अर्थव्यवस्था पार्टिसिपेटरी रोल नहीं देती है, तो अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाती है कि कृषि उत्पाद का मार्केट व्यवहार अलग है और औद्योगिक उत्पाद का मार्केट व्यवहार अलग है। ऐसा होने पर समृद्धि नहीं आ सकती। तो भारत की कल्पना तो समृद्धि की कल्पना है, विकास अवधारणा भी विदेशी है। इसलिए मैं समझता हूं कि एकात्म अर्थनीति हर जिले की अलग होगी, हर देश की अलग होगी, वहां की स्थितियों के हिसाब से होगी, और हर युग की अलग होगी। कोई सर्वकालिक एकात्म मॉडल दीनदयाल जी उसकी बात नहीं करते। डॉक्टर नागेश कुमार चौबे, अंतिम प्रश्न है डॉक्टर नागेश कुमार चौबे का। ये सोशियोलॉजी से बीएचयू से ही एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, और इनका भी दीनदयाल चिंतन पर ही विषय रहा है पीएचडी का। इनका प्रश्न है कि आज आम भारतीय आज भी अपने जीवन में एकात्म ही है, एकात्मता है उसके, और विशेष रूप से यह कोरोना काल में यह साबित भी हो गया है कि भले ही वो दूर दराज के शहरों में रह रहा हो, लेकिन अंततः परिवार ने ही उसे सहारा दिया। जिस परिवार को छोड़कर वह लंबे समय से उससे हर प्रकार के संबंध तोड़ा हुआ था, वह परिवार उसे जिस तरह से स्वीकार किया है, वह जीवन के उसकी एकात्मता को पुनः प्रदर्शित करता है। लेकिन कब और कैसे वह इस एकात्मता से दूर चला जाता है और निरंतर दूर होता चला जाता है, और फिर वह पश्चिमी जीवन शैली का एक अंग हो जाता है, उस प्रणाली का एक अंग हो जाता है। कैसे भारतीय समाज को जोड़कर वह एकात्मता जो इतने लंबे समय तक भारत के समाज को चलाता रहा है और एक ऐश्वर्य और वैभव प्रदान करता रहा है, कैसे पुनः उसको प्राप्त किया जा सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मित्र, धन्यवाद। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व की मानवता एकात्म है। न केवल मानवता, संपूर्ण विश्व एकात्म है। सारी सृष्टि पंच महाभूतों से बनी हुई है। पेड़ के एक पत्ते में सूरज भी है, चांद भी है, धरती भी है, प्रकाश भी है, सब कुछ है। इस एकात्मता का एहसास करके उसको जीना और इस एकात्मता को न जानकर उसकी उपेक्षा करना, यह हमारे जीवन में हो रहा है। आज इसको कौन तोड़ता है? इसको तोड़ती है वह अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था यह सुनिश्चित नहीं करती कि जो व्यक्ति जहां पैदा हुआ है वही उसको योगक्षेम की प्राप्ति होगी। जब व्यक्ति को अपना योगक्षेम प्राप्त करने के लिए अपना परिवार छोड़ना पड़ता है, जब रोजी रोटी के लिए घर छोड़ना पड़ता है, तब घर टूटता है। और एक नौजवान शरीर
तो शहर में आकर के गंदी बस्ती में रहता है, दिन में तो कहीं काम करता है, रात में क्या करे। और इसलिए शहरों में अपराध बढ़ते हैं। शहरों में बढ़ते अपराधों में बड़ी भूमिका इस बात की है कि शहरों में ऐसे बहुत लोग रहते हैं जिनको रात में ठीक से सोने की व्यवस्था नहीं है, उसको अपने बातों को शेयर करने के लिए कोई माँ नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई पत्नी नहीं है। और इस कारण से शहरी जीवन में अपराध बढ़ते हैं। बढ़ते हुए अपराध पुनः टूटन की निशानी है। जो अपराधग्रस्त है वो भी टूटन का शिकार है, जो अपराध में व्यस्त है वो भी टूटन का शिकार है। इसलिए वह व्यवस्था जो योगक्षेम के लिए आपको अपने जन्म स्थान से उखाड़ती है, वह अर्थव्यवस्था अपराधी है, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं इकोनॉमिक यूनिट, आर्थिक इकाई, यह परिवार है। इस परिवार को इकाई मानकर आर्थिक नियोजन कीजिए। इस परिवार को इकाई न मानकर आर्थिक नियोजन करते हो तो फिर परिवार इस व्यवस्था में बेगाना हो जाता है। बेगाने परिवारों की दास्तान है शहरों का उबड़ खाबड़ बढ़ना। इसलिए जब भी अर्थ रचना करें तो उसमें परिवार को ध्यान रखें, तो मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से हम लोग निजात पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने जो बात कहा उससे जुड़कर एक रविंद्र शर्मा जी का मुझे लेक्चर में जो उन्होंने कहा था वो ध्यान आ रहा है। रविंद्र शर्मा जी ने ये कहा था कि ग्राम आधारित व्यवस्था ही भारत में क्यों बनाई गई। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि यह प्रकृति से संदेश लिया गया, प्रकृति से सीख ली गई। उनका कहना था कि जब जैसे चींटी है, चींटी कितने दूर अपनी जीविका के लिए जाती है, पशु है कितनी दूर जाता है, पक्षी है कितने दूर जाता है कि शाम को अपने घोंसले में आ जाए। इसी तरह से प्रकृति ने सबके लिए जीविका की व्यवस्था उसके केंद्र पर ही कर रखा है। जब हम और जब उसको छोड़ के बाहर जाते हैं हम दूसरे स्थान पर जीविका की तलाश में, तो हम या तो गुलाम बन जाते हैं वहां के, या फिर दूसरे की जीविका पर कब्जा करने लगते हैं। परिणाम संघर्ष होता है और हमारे जीवन में अशांति होती है। तो निश्चित रूप से जो इस समय नीतियां बन रही हैं, जैसे कि आपने अपने पूरे भाषण में कहा, व्याख्यान में, कि नहीं अब हर उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए नीतियां भी बनाई जा रही हैं। और चूंकि आप नीति निर्माताओं को सलाह देने वाले हैं और आपकी बात सुनी जाती है, लोग ध्यान से सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस नए युग में और भारत के इस जो लगातार उत्थान होता हुआ दिख रहा है, वैचारिक उत्थान होता हुआ दिख रहा है, आर्थिक उत्थान होता हुआ दिख रहा है और संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपके इस महत्वपूर्ण व्याख्यान से सबको सोचने की, चिंतन की एक नई दिशा मिलेगी और सब लोग लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना समय दिया शेयर के लिए, लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम बात और कहता हूँ जी, और वो ये है कि किसी भी योजना बनाने वाले को कोरी स्लेट नहीं मिलने वाली है। कोरी स्लेट में आप जो चाहो सो लिख सकते हैं, पर जहां बहुत लिखा गया है वहां पर आपको कहाँ लिखना है, स्थान खोजना पड़ता है, कुछ मिटाना पड़ता है, कुछ जोड़ना पड़ता है। इसलिए कोई व्यक्ति आएगा और एकात्म मानववादी व्यवस्था कर देगा, यह कल्पना बेकार है। जो भी कोई आएगा कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसे प्राप्त परिस्थितियों में वो क्या कर सकता है उतना ही करेगा, उतना ही कर सकता है। आज हम सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था में रहते हैं तो इसको डिसेंट्रलाइज करना किसी के बस की बात नहीं है तत्काल।
उसको फेज आउट करना पड़ेगा और इसके लिए लंबी योजना बनेगी। वो योजना कोई 5 साल की नहीं होगी, वो पीढ़ियों की होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार करेगी, इस मन से समाज को बाहर आना चाहिए। समाज करेगा, समाज सरकार भी चलाएगी और समाज द्वारा सुनियमित सरकार क्रमशः अपने आप को दुरुस्त और स्वस्थ करेगी। तो मैं समझता हूं हम दीनदयाल जी के रास्ते पर जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वाद हमेशा दीनदयाल उपाध्याय पीठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय को मिलता रहा है। पहले जब प्रथम वर्ष में पहला कार्यक्रम हुआ था चेयर का, उस समय भी आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए थे, समय दिया था आपने और आपके व्याख्यान से लोग लाभान्वित हुए थे, सोचने की दिशा मिली थी। मुझे उम्मीद है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी दीनदयाल शोध पीठ को आपको कष्ट देने की आवश्यकता पड़े तो उस आवश्यकता को और उनके आग्रह को, पीठ के आग्रह को आप स्वीकार करते हुए हमें कृतार्थ करेंगे। इस आग्रह अपेक्षा के साथ मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप कष्ट नहीं देंगे तो मुझे कष्ट होगा। ठीक सर।